बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद नाज़रीन इकराम। आज हम आपके लिए एक निहायत ही खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आए हैं। कहानी शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की इत्तला आपको फ़ौरन मिल सके। जमीन की पीली सूखी मिट्टी पर गिरी धूल की मोटी परत जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रही थी। हवा थमी हुई थी, जैसे वक्त ने खुद को उस जगह से काट लिया हो। हर तरफ बेजान पेड़ों की झुकी हुई शाखें थीं, जिन पर कोई पत्ता तक नहीं था। दूर कहीं एक टूटी फूटी हवेली की दीवारों पर काई चिपकी थी और उसकी छत हर पल गिरने को तैयार लगती थी। ये जगह इंसानी नक्शे में तो थी, मगर जिंदगी के दायरे से बाहर। इस बस्ती का नाम जफरबाद था। पुराने वक्तों में आबाद रही होगी, मगर अब यहां सिर्फ सन्नाटा और एक ऐसी मखलूक रहती थी जो इंसानों से नफरत करती थी। ना वो जिन थी, ना भूत, न साया, मगर सबका कुछ ना कुछ हिस्सा उनमें था। उनके जिस्म मानवीय शक्ल के थे, मगर चेहरों पर ऐसा अजीब नक्श था कि देखने वाला ना होश खंवा बैठे। आंखें गहरी और खाली, जैसे किसी ने उनकी रूह खींच ली हो। उनके हाथ लंबे, उंगलियां नुकीली और हड्डियों से बाहर झांकती हुई। इन मखलूकों को लोग नाफिल कहते थे, शायद इसलिए कि ये ना किसी कायदे में आते थे, ना ही किसी समझदारी में। जफरबाद में जाने की हिमाकत सिर्फ वो करते थे जिन्हें अपनी जान से मोहब्बत ना हो। मगर एक बार कोई उस दायरे में दाखिल हो जाए तो फिर उसका लौटना नामुमकिन था। ये कहानी शुरू होती है एक लड़के से। नाम था आरिफ। उम्र कोई 22 साल। सीधा सादा लड़का था, मगर जिज्ञासा का मारा। पुरानी हवेलियों, वीरान बस्तियों और लोक कथाओं का दीवाना। वो इतिहास का स्टूडेंट था, मगर किताबों से ज्यादा उसे उन जगहों से मोहब्बत थी जहां से लोग डरते थे। आरिफ का ताल्लुक लखनऊ से था। उसके वालिद पुलिस में थे और वालिदा एक स्कूल में उर्दू की टीचर। माँ बहुत सुलझी हुई और रूहानी बातों में यकीन रखने वाली औरत थी। उन्होंने कई बार आरिफ को टोका था, पुरानी जगहों में सिर्फ ईंटें नहीं होती बेटा, वहां बीते जमाने की सदियां भी सांस लेती हैं। मत जाया कर हर अजीब जगह। मगर आरिफ की फितरत में ही कुछ और लिखा था। उसे लगा जैसे किसी चीज ने उसे जफरबाद की तरफ खींच लिया हो। एक रात वो अपनी यूनिवर्सिटी के एक दोस्त विवेक के साथ बाइक पर निकला। विवेक थोड़ा हंसमुख और बेपरवाह था, मगर आरिफ का साथ कभी नहीं छोड़ता। वो दोनों एक नक्शे के सहारे गांव की सीमा तक पहुंचे। गांव के आखिरी मोड़ पर एक बूढ़ा बैठा था, बाल सफेद, चेहरा झुर्रियों से भरा और आंखों में कोई पुराना दर्द। उसने उन्हें देखा और कहा, वापस चले जाओ। जफरबाद अब सिर्फ जिंदा लोगों की यादों का कब्रिस्तान है। आरिफ ने नम्रता से पूछा, आप वहां के बारे में क्या जानते हैं? बूढ़ा मुस्कराया, मगर उसकी मुस्कान में खून की बू थी। मैं जानता हूं कि वहां जो भी जाता है वो लौट कर नहीं आता। वहां जो रहते हैं वो इंसानों की आवाज से नफरत करते हैं। उनका कहना है कि इंसानों ने उन्हें धोखा दिया, उनकी सरजमीन छीनी, और अब वो हर सांस का बदला लेते हैं। आरिफ और विवेक ने बूढ़े की बात को एक पुरानी कहानी समझकर टाल दिया, मगर जैसे जैसे वो जफरबाद की हद में दाखिल हुए, हवा का रंग बदल गया। सांस लेना भारी लगने लगा और अचानक चारों तरफ से जैसे वक्त खामोश हो गया। बस्ती में दाखिल होते ही एक पुराना कुआं नजर आया। कुएं से पानी की बू नहीं, बल्कि किसी पुराने जख्म की बदबू आ रही थी। उसके पास एक औरत बैठी थी, लंबे काले बाल जो जमीन से लगते थे,
चेहरा नीचे झुका हुआ। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। उन्हें मत बुलाओ, मत बुलाओ। आरिफ ने आगे बढ़कर पूछा, आप ठीक हैं? औरत ने चेहरा उठाया। वो चेहरा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें सफेद थीं, मगर उनमें अंदर जलती हुई नील रंगी आग थी। उसके होंठों से खून टपक रहा था। विवेक चीखा और पीछे हट गया, मगर आरिफ, जैसे उसकी आंखें उस औरत की आंखों से जड़ हो गई हों। उस पल एक अजीब सी सरसराहट हवा में फैली। पेड़ों की शाखें हिलने लगीं। बस्ती में जो भी छुपा हुआ था अब जाग गया था। नाफिल एक एक कर बाहर निकलने लगे। उनकी चाल सीधे नहीं थी। वो झुककर, गला फाड़कर, हड्डियों की आवाजों के साथ आगे बढ़ते थे। उनके मुंह से जहर जैसा स्याह धुआं निकलता और जहां वो कदम रखते जमीन जलने लगती। आरिफ को महसूस हुआ जैसे किसी ने उसकी छाती में हाथ डालकर उसकी रूह को जकड़ लिया हो। विवेक ने उसे खींचकर एक टूटी हुई हवेली में ले आया। वहां की दीवारों पर अजीब नक्श थे। पुरानी लिपियों में कुछ लिखा था। लगता था जैसे किसी ने वहां की दीवारों को एक किताब बना दिया हो। हर कोने में खून के छींटे और एक सड़ी हुई लाश की गंध। हमें यहां से निकलना होगा, विवेक ने कांपती आवाज में कहा। मगर बाहर रास्ते बंद हो चुके थे। नाफिलों ने बस्ती को घेर लिया था। उनकी एक मुखिया थी। नाम था जैबा। वो पहले इंसान थी, मगर जब इंसानों ने उसके पूरे कबीले को जिंदा जलाया, उसने अपनी रूह को एक जिन्न की मदद से बदल लिया। अब वो आधी औरत, आधा धुआं थी। उसकी आवाज हवा में गूंजती नहीं थी, सीधे इंसानी दिमाग में सुनाई देती थी। तुम क्यों आए हो हमारी दुनिया में? उसकी आवाज आरिफ के दिल में गूंजने लगी। मैं सिर्फ जानना चाहता था, आरिफ बुदबुदाया। जानने की कीमत होती है इंसान, और तुमने हमें जगा दिया है। अब नींद नहीं आएगी, न तुम्हें न तुम्हारी नस्ल को। वो हवेली अब सांस लेने लगी थी। दीवारें धड़क रही थीं। जमीन की दरारों से काले हाथ निकलने लगे। विवेक को एक दरार ने खींच लिया। उसकी चीखों से हवेली कांप गई। आरिफ भागा, मगर दरवाजे गायब थे। सिर्फ अंधेरा, और उस अंधेरे में जैबा। तुम अब हमारे हो। तुम्हारी यादें, तुम्हारा जिस्म, तुम्हारी रूह, सब हमारी जागीर बन चुकी हैं। और फिर आरिफ की आंखें सफेद हो गईं। अब वो भी एक नाफिल था। वो बस्ती अब फिर से सो रही है, मगर जो भी वहां जाएगा उसे जैबा की आंखों में झांकना होगा। और अगर उसकी आंखों में झांक लिया तो फिर वो कभी इंसान नहीं रहेगा। अब भी कभी कभी हवाओं में अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। उन्हें मत बुलाओ, मत बुलाओ। जफरबाद की हवेली अब सिर्फ एक इमारत नहीं थी। वो एक जिंदा, जागता हुआ दर था, जो हर उस इंसान को अपने अंदर निगलता चला जाता था जो उसकी सरहद के करीब आता। आरिफ अब इंसान नहीं रहा था, मगर वो पूरी तरह मखलूक भी नहीं बना था। उसकी रूह के एक हिस्से में अब भी इंसानी यादों की एक बुझती हुई लौ जल रही थी। जैबा ने उसे राहदारी कहा, यानी वो जो नाफिल बन चुका हो मगर पूरी तरह अभी ढलना बाकी हो। जैबा को ऐसे ही राहदारियों की तलाश थी, ताकि वो इंसानी सोच और मखलूकी ताकत के दरमियान पुल बना सके। उसका मकसद सिर्फ जफरबाद तक सीमित नहीं था। वो पूरी इंसानी दुनिया को अपनी नफरत की आग में जलाना चाहती थी। उसके पास वक्त नहीं था, मगर उसकी योजना बेहद साफ थी। आरिफ को उसने अपने पास रखा। उसे हर रात अंधेरे में जगाकर उसकी रूह में वो काले धागे बुनने लगीं जो इंसानों की सोच को तोड़ डालते थे। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे अब गहराई में उतर चुके थे। जिस्म पर सफेद रेखाएं खिंच चुकी थीं। हर दिन वो बदल रहा था, मगर हर रात जब वो हवेली की ऊंची मीनार की दरारों से बाहर देखता, उसे विवेक की चीखें सुनाई देतीं। वो जानता था कि विवेक
अब नहीं बचा। मगर उन चीखों में एक आवाज थी जो सिर्फ उसे बुलाती थी, आरिफ, भाग जा, ये तेरी जगह नहीं। जैबा को ये पसंद नहीं आया। उसने एक रात आरिफ को अपने कमरे में बुलाया। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर उसकी आंखें उसमें भी चमक रही थीं। तुम अब हमारे हो, उसने धीरे से कहा। फिर भी तुम अब भी सपने क्यों देखते हो? आरिफ चुप रहा। क्योंकि मैं अब भी जानता हूं कि मैं क्या था, उसने जवाब दिया। जयबा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें कुछ पलों के लिए इंसानी हो गईं, जैसे वो भी कुछ याद कर रही हो। मैं भी कभी इंसान थी, उसने कहा। मुझे जिंदा जला दिया गया था। मेरी मां की चीखें उस वक्त की हवा में आज भी मौजूद हैं। उस दिन से मैंने ठाना कि इंसानियत को मिटा दूंगी, एक एक सांस का हिसाब लूंगी। वो दीवार की तरफ घूम गई। वहां एक बड़ा आईना था, मगर उसमें कोई अक्स नहीं था, सिर्फ हिलते हुए काले धुएं। इस आईने में हर वो रूह फंसी है जो इंसानों की वजह से टूटी। आरिफ उस आईने को देख रहा था और एकदम से उसके पैरों के नीचे की जमीन कांपी। आईने में उसे अपनी मां की झलक दिखाई दी। वो वही उर्दू टीचर थीं, मगर आंखें डरी हुईं, होंठ कांपते हुए। अम्मी, आरिफ ने कांपती आवाज में कहा। वो सिर्फ एक धोखा है, जयबा ने कहा। रूहों की तरह बनी परछाइयां, यादों का जहर। आरिफ अब जान चुका था कि अगर उसे बचना है तो इस हवेली से निकलना होगा, और अगर वो एक बार बाहर निकल गया तो जैबा के पूरे कौम का राज पूरी दुनिया को बता सकता है। मगर बाहर निकलने के लिए उसे हवेली की तीसरी मंजिल के नीचे बने तहखाने तक जाना होगा। वहां से एक सुरंग निकलती थी जिसे फासिल कहा जाता था। वो सुरंग सदियों पुरानी थी और सिर्फ ही लोग उससे गुजर सकते थे जिनके अंदर अब भी इंसानी रूह की कोई रेख बची हो। आरिफ ने उस रात जहबा से कहा, मैं तुम्हारा वफादार बनना चाहता हूं, मुझे सब सिखाओ। जहबा मुस्कुराई, मगर उसकी मुस्कान में शक की हल्की सी रेख थी। तो पहले एक इंसान को लेकर आओ, कोई ऐसा जो तुम्हारे करीब हो, उसे इस हवेली में कुर्बान करो, फिर मैं तुम्हें सब सिखाऊंगी। आरिफ ने सर झुका लिया। 3 रातों के बाद वो तहखाने की ओर गया। रास्ते में हवेली की दीवारों से आवाजें आ रही थीं। झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। मगर आरिफ अब ठान चुका था। तहखाने के अंदर अजीब सी गर्मी थी, जैसे जमीन के नीचे आग बह रही हो। सुरंग के मुहाने पर एक बूढ़ा बैठा था, चेहरा बिना आंखों के, बस गड्ढे। उसके जिस्म से धुआं निकल रहा था। तू कौन है? एक राहदारी, आरिफ ने कहा। और बचना चाहता है? हां। बूढ़े ने एक सांप निकाला और उसकी गर्दन पर लपेट दिया। अगर यह सांप तेरी नसों में गर्मी महसूस करे तो तू इंसान है, वरना तू अब भी उनमें से है। सांप उसकी गर्दन पर सरकता रहा और फिर एक पल के लिए उसने सिर झुका लिया। जा, बूढ़े ने कहा, तेरे अंदर अब भी रूह की थोड़ी रोशनी बाकी है। सुरंग लंबी और टेढ़ी थी। उसके अंदर चलने के दौरान आरिफ ने वो आवाजें सुनी जो उसने कभी नहीं सुनी थीं, जैसे पुरखों की रूहें फुसफुसा रही हों। उसकी आंखों के सामने अजीब अजीब नजारे आने लगे। लाशें जो मुस्कुरा रही थीं, बच्चे जो दीवारों में समा रहे थे। आखिरकार वो सुरंग के आखिर में पहुंचा। बाहर हवा अलग थी, असली, जिंदा। वो बाहर निकल आया था, मगर वो जानता था कि कहानी खत्म नहीं हुई। आरिफ वापस लखनऊ पहुंचा, मगर वो पहले जैसा नहीं रहा। उसके हाथ की रेखाओं में अब भी वो नाफिल निशान बाकी था। रातों में वो चौंक कर उठता और जहबा की आवाज कानों में गूंजती, तू मुझसे बच नहीं सकता, तू मुझसे बना है। मगर उसने ठान लिया था कि वो जफरबाद की कहानी सबको बताएगा। उसने एक डायरियां बनानी शुरू की, जिनमें वो हवेली का नक्शा, तहखाने का रास्ता, नाफिलों के नाम और जैबा के इरादे दर्ज करता रहा।
फिर कुछ महीनों बाद उसने एक टीम बनाई, पुरातत्वविद, पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स और पुरानी भाषाओं के जानकारों की। सबको वो एक ही बात कहता, हमेशा याद रखना, वो जगह जिंदा है। वहां का हर पत्थर, हर वो हवेली की ईंट, हर पेड़ एक रूह है। वहां सिर्फ दिखने वाला नहीं, महसूस करने वाला खतरनाक है। टीम तैयार हुई और एक बार फिर आरिफ ने वो रास्ता पकड़ा जो मौत की ओर जाता था। मगर इस बार वो अकेला नहीं था। और इस बार जैबा को शायद एक और लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मगर कौन जीतेगा, वो आगे की कहानी है। जफरबाद की जमीन अब फिर से कांपने लगी थी। हवा में कोई पुराना वादा टूट रहा था, कोई सील खुल रही थी। पुराने दरवाजे जो सदियों से बंद थे, धीरे धीरे चरमराते हुए खुल रहे थे। और उस खुलती हुई सन्नाटे में इंसानों की आहट गूंज रही थी। आरिफ अपने साथ एक नई टीम लेकर लौटा था। हर सदस्य का अपना अतीत था और जफरबाद आने की अपनी वजह। एक था प्रोफेसर गिलानी, जो पुरानी किताबों और लुप्त भाषाओं का जानकार था। उसकी आंखों में सदियों की थकान थी, मगर दिल में किसी भूले हुए राज को समझने की तड़प। दूसरी थी डॉक्टर माया सेन, जो मेडिकल साइंस में सुपरनैचुरल अनॉर्मलिटी का स्टडी करती थी। उसके भाई की मौत एक ऐसे ही अज्ञात हादसे में हुई थी, जिसमें जिस्म तो बचा था, लेकिन रूह हमेशा के लिए खो गई थी। तीसरा था इकबाल मलिक, एक शांत मगर बेहद तजुर्बेकार सुरंग विशेषज्ञ, जिसने दुनिया भर की डरावनी गुफाओं और रहस्यमयी तहखानों का सामना किया था। और चौथी थी एक जवान लड़की, जारा। उसकी आंखों में कोई पुराना गम छुपा था, मगर वो आरिफ को देखकर मुस्कुराती थी। उसकी मुस्कान में ऐसा सुकून था जो जफरबाद जैसे मुर्दा इलाके में भी कुछ पल के लिए उजाला फैला देता। उन सबके आगे खड़ा था वो रास्ता जो एक बार फिर हवेली की तरफ जाता था। रात का अंधेरा गहराता जा रहा था। उनके पास सिर्फ वही एक मौका था। हवेली के काले पत्थरों से गुजरते हुए उन्होंने देखा कि अब दीवारों में कुछ अजीब उभार बनाए हैं, जैसे इंसानी हाथ या चेहरे, मगर बिल्कुल पत्थर में जमे हुए। किसी ने धीरे से कहा, ये उन लोगों की शक्लें हैं जो लौट के नहीं आए। आरिफ ने सर हिलाया, और शायद हम भी। गिलानी ने उसे टोकते हुए कहा, नहीं, अब की बार हमें उनका खेल समझ में आ चुका है। ये सिर्फ डराने की कोशिश है। मगर डर वहां हवा में घुला हुआ था। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचे, जमीन कांपी। एक शोर उठा, जैसे कई औरतें एक साथ रो रही हों, गा रही हों और चीख रही हों। वो सब जरा सा रुक गए, लेकिन आरिफ ने आगे बढ़ते हुए कहा, अब वक्त नहीं है। उन्होंने सुरंग के उसी हिस्से की तरफ रुख किया जो आरिफ को पहले बचाकर ले गया था। मगर अब वहां कुछ और था। सुरंग अब बदली हुई थी। उसकी दीवारों पर काले निशान थे, जैसे किसी ने अपने नाखूनों से उसे कुरेदा हो। रास्ता अब सीधा नहीं रहा, वो घूम चुका था। तभी सामने एक औरत आई, लंबे काले बाल, आंखों में धुआं, होठों पर सियाही। जैबा, आरिफ ने कहा, तुम वापस आए, अपने साथ और लोगों को लेकर। क्या तुम समझते हो कि तुम्हें जाने दूंगी? जैबा ने हाथ उठाया और दीवारें पिघलने लगीं। वहां से सैकड़ों धुंधली रूहें निकलीं, कुछ अधजलीं, कुछ अधूरी, कुछ बस सिसकती हुईं। उन्होंने चारों तरफ से सबको घेर लिया। इकबाल ने तुरंत अपने थैले से एक चमकता हुआ तावीज निकाला और जमीन पर फेंक दिया। एक तेज रोशनी फैली और रूहें कुछ पल के लिए रुक गईं। यही वक्त है, उसने चिल्लाकर कहा, सब भागे सुरंग के आखिरी सिरे की ओर। मगर जैबा ने हवा में कुछ पढ़ा और सामने की दीवारों से सांप निकलने लगे, लाल आंखों वाले,
आग जैसे जहरीले। माया ने अपनी बैग से एक लिक्विड निकाला और हवा में छिड़क दिया। सांप कुछ पल के लिए कांपे, फिर पीछे हट गए। जयबा चिल्लाई, तुम लोग नहीं समझते कि मैं क्यों कर रही हूं ये सब। तुमने हमारी माओं को जला दिया, हमारी बहनों को दफनाया, हमारे जिस्मों को मिट्टी में मिलाकर हमें भूल गए। हमने नहीं किया, जारा ने धीमे से कहा, मगर तुम अब जो कर रही हो वो फिर उसी जुल्म को दोहराना है। एक खामोशी पसर गई। तभी आरिफ ने जैबा की तरफ देखा और कहा, मुझे मालूम है कि तुम्हारी रूह को चैन नहीं मिला, मगर बदला सिर्फ बर्बादी लाता है। चलो, हम तुम्हें सुकून दे सकते हैं। जैबा की आंखें कांपने लगीं। वो आगे बढ़ी, मगर तभी पीछे से हवेली की सबसे ऊंची मीनार से एक जोरदार आवाज। वो मीनार गिर गई और उससे एक काला दरवाजा खुला। वहां से एक और मखलूका निकला, बहुत ऊंचा, हाथों में आग, आंखों से नीली रोशनी। ये है हमारा सरदार, जयबा ने कहा, और अब फैसला इसका होगा। उस मखलूक ने बिना कुछ कहे अपना हाथ उठाया और जमीन में दरार आ गई। झारा, जो सबसे पास थी, फिसलने लगी। आरिफ दौड़ा और उसका हाथ पकड़ लिया। जयबा, अगर तुम्हारी रूह में जरा भी इंसानियत बची है तो इसे बचा लो। जयबा कांपी, फिर आगे बढ़ी और एकदम से झारा को जमीन से खींच लिया। सरदार ने गुस्से में आकर जयबा की ओर देखा, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। जारा बच गई। आरिफ ने गिलानी से कहा, अब वो मंत्र। गिलानी ने अपने थैले से एक पुराना पन्ना निकाला। उस पर लिखे लफ्ज जबान पर लाते ही हवेली की दीवारों से चीखें उठीं, जैसे हर पत्थर जला रहा हो। सुरंग कांपने लगी, रूहें हवा में बिखरने लगीं। जयबा ने चीखते हुए कहा, जाओ, भाग जाओ, ये सब अब खत्म नहीं होगा। मगर आरिफ, गिलानी, माया, इकबाल और झारा ने सुरंग के दरवाजे को पार कर लिया। पीछे जयबा की चीख और रूहों का कोलाहल एक साथ उठा, और फिर जफरबाद की हवेली जमीन में धंस गई। कई हफ्तों बाद लखनऊ के एक पुराने अस्पताल के कमरे में आरिफ जागा। उसकी आंखों के सामने सफेद छत थी, मगर उसके दिल में स्याह रातों की यादें। गिलानी अब भी जीवित था, मगर अब उसकी आवाज लड़खड़ाती थी। माया फिर से रिसर्च में लौट गई थी। इकबाल ने कसम खाई कि अब किसी तहखाने में नहीं जाएगा। और जारा, वो हर शाम आरिफ के पास आती, एक किताब लेकर, और दोनों चुपचाप बैठते। एक दिन आरिफ ने उससे पूछा, क्या अब भी तुम डरती हो? जारा ने सिर हिलाया, नहीं, अब नहीं, क्योंकि अब हम जान चुके हैं कि डर कैसा होता है और डर से कैसे लड़ा जाता है। और जफरबाद, अब वहां कोई नहीं जाता, क्योंकि लोग कहते हैं वहां अब भी कभी कभी हवाओं में कोई नाम पुकारता है, आरिफ, जारा, और उस पुकार में आग की खुशबू होती है, खामोश और जली हुई।